गुड इवनिंग बच्चों, एक और लेक्चर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर थर्ड में ही आएगा। कल टॉपिक कुछ रह गए थे ना, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बेटा ये लेक्चर 3 में ही आएगा ना, लेक्चर 3। आज हम सबसे पहले जिस मेथड को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। या फिर आप ये कह रहे हैं यूनिट फैक्टर मेथड। कौन सा मेथड? यूनिट फैक्टर। आप डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं इसको या फिर यूनिट फैक्टर मेथड बोलते हैं ना। कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, इसका मतलब होता है कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट, कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, इसको बोला जाता है डायमेंशनल एनालिसिस। बेटा क्वेश्चन में लिखा आता है, क्वेश्चन में लिखा आता है कि इस क्वेश्चन को डायमेंशनल एनालिसिस से करो। चलो मैं पहले कुछ समझाता हूँ। अच्छा ये बताओ 1 आवर अपॉन 60 मिनट लिख दूं, समझना है ध्यान से, तो भी रिजल्ट 1 ही रहेगा, तो भी रिजल्ट 1 ही रहेगा। या फिर 60 मिनट अपॉन 1 आवर लिख दूं तो भी रिजल्ट 1 ही रहेगा। ठीक है, बोलो समझ आया नहीं आया? 1 आवर अपॉन 60 मिनट लिख लो तो भी रिजल्ट 1 है, 60 मिनट अपॉन 1 आवर लिख लो तो भी रिजल्ट 1 है। अच्छा ये बताओ 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं ना, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर मैं 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर लिख दूं तो भी रिजल्ट 1 है, या फिर 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच लिख दूं तो भी रिजल्ट 1 है। 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर लिख दूं तो भी रिजल्ट 1 है, 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस यूनिट में हमें कन्वर्ट करना होता है सर वही यूनिट बचनी चाहिए, सही है। बाकी सारी यूनिट स्टेप वाइज कैंसिल होनी चाहिए। मेरी बात समझो, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते इसको। इसका मतलब है आप स्टेप वाइज करेंगे, जिस यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है वही यूनिट बचनी चाहिए, बाकी सारी यूनिट स्टेप वाइज क्या होनी चाहिए? कैंसिल होनी चाहिए। ये बात आप समझ लें। 1 आवर अपॉन 60 मिनट लिखोगे तो भी रिजल्ट 1 है, 60 मिनट अपॉन 1 आवर लिखोगे तो भी रिजल्ट 1 है, 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर लिखोगे तो भी रिजल्ट 1 है, और 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच लिखोगे तो भी रिजल्ट 1 है, 60 मिनट अपॉन 1 आवर लिखोगे तो भी रिजल्ट 1 है, 1 आवर अपॉन 60 मिनट लिखोगे तो भी रिजल्ट 1 है। तो जिस यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है वो यूनिट बचनी चाहिए, बाकी सारी यूनिट क्या होनी चाहिए? कैंसिल होनी चाहिए, है ना। इसी को बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। और यूनिट फैक्टर मेथड नोट किया? चलो बहुत प्यारे बच्चों, बड़े आराम से नोट कर लेते हो। क्वेश्चन कर रहे हैं आज बहुत आराम से, 3-4 क्वेश्चन जो केवी के एग्जाम में आते हैं वो वाले कर रहे हैं। पहला एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अब इसको अब डायरेक्ट नहीं करना है, कन्वर्ट 2 days into seconds by dimensional analysis है। Convert 2 days into seconds by dimensional analysis. Convert 2 days into seconds by dimensional analysis. चलो करते हैं सबसे पहले स्टेप। 2 days है ना, इनटू 1 डे में कितने आवर होते हैं बेटा? 1 डे में कितने आवर होते हैं? 24 आवर होते हैं। इससे बताओ कौन सा रिजल्ट गया? कौन सा रिजल्ट गया? डे कैंसिल हो गया, रिजल्ट किस में आ गया? आर में। अरे भैया मुझे आर में रिजल्ट नहीं चाहिए, सेकंड में चाहिए, मुझे आर को कैंसिल करना है। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। यहाँ से आर और आर कैंसिल हो गया।
अच्छा, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, तो मिनट मिनट कैंसिल हो गया। तो इससे जो रिजल्ट निकल के आया वो आया 172,800 सेकंड। इससे जो रिजल्ट आया वो आया 172,800 सेकंड। कितने मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन? 2 मार्क्स में आता है। किस कहां दे रखा है? एनसीईआरटी। अरे जिस यूनिट में कन्वर्ट करना है वो यूनिट बचनी चाहिए, बाकी सारी यूनिट कैंसिल होनी चाहिए। अच्छा, अभी तो सिखाया था अगर आप 1 आवर अपॉन 60 मिनट लिख लो तो भी रिजल्ट 1 है, और अगर आप 60 मिनट अपॉन 1 आवर लिख देते हो तो भी रिजल्ट 1 है मेरे प्यारे बच्चों, तो भी रिजल्ट 1 है। तो कन्वर्ट 2 डेज इनटू सेकंड्स बाय डायमेंशनल एनालिसिस, मीनिंग समझो मेरे प्यारे बच्चों, 2 दिन को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है बट डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये फाइनल आंसर है, सर्कल लगाया करो, फाइनल आंसर है ये, इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये पॉइंट है, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। A jug contain 2 लीटर ऑफ मिल्क है, क्वेश्चन नंबर 2 है। A jug contain 2 लीटर ऑफ मिल्क, एक जग 2 लीटर मिल्क कंटेन करता है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन मीटर क्यूब बाय यूजिंग यूनिट फैक्टर मेथड। यूनिट फैक्टर मेथड को यूज करके आपको ये करना है। चलिए करते हैं। कहां दे रखा है ये क्वेश्चन? एनसीईआरटी में एग्जांपल। एक जग जो है वो कंटेन करता है 2 लीटर मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, कुछ रिलेशन समझते हैं। 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होते हैं। पहला तो एक ये हिंट है। दूसरा, 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ये भी पॉइंट नोट कर लो। 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं और 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होते हैं। चलिए एक चीज और नोट करते हैं, 1 लीटर में 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ये 3 चीजों की आवश्यकता है। ठीक है, चलो सबसे पहले 2 लीटर मिल्क, इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। 1 लीटर में, लीटर कैंसिल करना है, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो लीटर लीटर कैंसिल, लीटर लीटर कैंसिल। अच्छा ये बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होते हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होते हैं, समझो ना। अरे 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर -6 मीटर क्यूब होते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर -6 मीटर क्यूब होते हैं। 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया 2 × 10 की पावर -3 मीटर। ये इसका पॉइंट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, एक जग कंटेन 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन मीटर। ये भी नोट कर लो जल्दी से। कितने क्वेश्चन हो गए? 2। अच्छा हिंट बता दूं, इस पे तो सर्कल लगा दो। स्टेप वाइज करना होता है, जिस यूनिट में कन्वर्ट करना होता है वो यूनिट बचनी चाहिए, बाकी सब कैंसिल होनी चाहिए। तो अगर मैं ये लिख दूं, उधर समझो, 1 लीटर
1 लीटर 10³ सेंटीमीटर क्यूब, तो भी रिजल्ट 1 है, ठीक है। और 1 लीटर अपॉन 10³ सेंटीमीटर क्यूब, तो भी रिजल्ट 1 है। 10³ सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1 लीटर, तो भी रिजल्ट 1 है। 1 लीटर अपॉन 10³ सेंटीमीटर क्यूब, तो भी रिजल्ट 1 है। समझ गए? हो गया ये 2 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सब लेक्चर नंबर 3 की कहानी है ना। अभी लेक्चर 3 हुआ है ना। अब समझो, आप मेरी बात को समझना। एक क्वेश्चन है, मैं बना के पूछ रहा हूँ, ठीक है। पूरा क्वेश्चन तो याद नहीं है मुझे। क्वेश्चन 3 है, अर्थ से मून तक का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 93 मिलियन माइल्स। मिलियन मतलब होता है 10⁶ मिलियन माइल्स। अर्थ से मून तक का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 93 मिलियन माइल्स। कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। इस रिजल्ट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। एक अर्थ से मून तक का जो डिस्टेंस है, अर्थ से मून तक का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 93 मिलियन माइल्स। कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। अच्छा, यहां पर समझते हैं। 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10⁶। 1 मिलियन मतलब 10⁶ है ना। चलिए, 1 माइल इज इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो पहले माइल से किलोमीटर में लाएंगे, किलोमीटर से मीटर में लाएंगे, मीटर से सेंटीमीटर में लाएंगे। करते हैं क्वेश्चन। 93 इंटू 10⁶ माइल्स डिस्टेंस है ना। अच्छा, ये बताइए 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.6 किलोमीटर। तो बताइए क्या कैंसिल हो जाएगा? माइल माइल कैंसिल। 1.6 किलोमीटर अपॉन 1 माइल, तो भी रिजल्ट 1 है। 1 माइल अपॉन 1.6 किलोमीटर, तो भी रिजल्ट 1 है। अब अगला रिजल्ट, किलोमीटर से 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 10³ मीटर होते हैं। तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल। सॉरी बच्चों, एकदम मालूम नहीं क्या हो गया। अच्छा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आंसर आ गया 93 इंटू 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10³ इंटू 1। 100 को लिख सकते हैं 10⁻²। तो आंसर हो गया 93 इंटू 1.6 इंटू 10⁻11 सेंटीमीटर। इतना आप सॉल्व कर लीजिएगा जो भी आंसर। अर्थ से मून तक का जो डिस्टेंस है वो 93 मिलियन माइल्स है। कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन KV2 में आया। सभी 2 नंबर में आते हैं। यूनिट फैक्टर मेथड यूज करना था और कन्वर्ट करना था इस डिस्टेंस को सेंटीमीटर में। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट करोगे ना इस मेथड को बिना यूज किए तो 0 नंबर मिल जाए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। मान लीजिए किसी की हाइट किसी पर्सन की हाइट हम लोगों को दे रखी है 5 फीट 2 इंच, है ना। किसी पर्सन की हाइट हमें दे रखी है 5 फीट 2 इंच। हमें इसकी ये हाइट सेंटीमीटर में कैलकुलेट करनी है। हमको ये हाइट इसकी सेंटीमीटर में कैलकुलेट करनी है। हाइट पर्सन की दे रखी है 5 फीट 2 इंच। ये हाइट हमें सेंटीमीटर में क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। समझ गए? ये हाइट हमें सेंटीमीटर में कैलकुलेट करनी है।
अच्छा पहले कुछ हिंट चलते हैं, कुछ हिंट आप लोग समझदार हैं। 1 फीट में 12 इंच होते हैं, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं। इसका रिजल्ट, इस हाइट को आप मीटर में कैलकुलेट करिए, चलिए। और 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होते हैं। तो पहले इस पूरी हाइट को इंच में ले आओ, 5 × 12 + 2, तो ये हो गया 62 इंच। पहले इस हाइट को इंच में ले आओ, 62 इंच हो गया, 62 इंच हो गया, 62 इंच। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर। तो इंच इंच कैंसिल। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 10 की पावर -2 मीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। तो ये रिजल्ट आ गया 62 × 2.54 × 10 की पावर -2 मीटर। आंसर बच्चों, ये आंसर होगा। अब इसे जो भी आंसर हो, ये आंसर होगी, ये आंसर होगी। ये वाली बातें इंपॉर्टेंट है। बच्चा पूछ रहा था सर फिजिकल प्रॉपर्टीज में और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या दिक्कत होती है? बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती है जिसमें कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की वो प्रॉपर्टीज होती है जिसमें कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की वो प्रॉपर्टीज है जिसमें नो चेंज इन कंपोजिशन, नो चेंज इन कंपोजिशन है ना, समझिए मेरी बात, नो चेंज इन कंपोजिशन। अगर आपको मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की है ना, तो H2O लिक्विड से H2O गैस में अगर आप ले जा रहे हैं तो ये बॉइलिंग पॉइंट है, इसमें वाटर की कंपोजिशन में चेंज नहीं आया। बॉइलिंग पॉइंट एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मेल्टिंग पॉइंट एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ऑर्डर एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, सही है, कलर एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इसमें कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता, समझ गए? नो चेंज इन कंपोजिशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आता कंपोजिशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आता कंपोजिशन। समझते हैं मेरे बच्चे? बहुत अच्छे अच्छे। अच्छा केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जिसमें कंपोजिशन में चेंज आ जाए। केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें केमिकल चेंज आ जाए, केमिकल चेंज ऑब्जर्व हो जाए, जहां कंपोजिशन बदल जाए, केमिकल चेंज ऑब्जर्व। बार बार पढ़ा करो, रिवीजन करना कंपलसरी है सर। अगर आप रिवीजन नहीं करते, मैं फिर बोल रहा हूं, मेरा कोमोडो टेक्निक यूज किया करो। कोमोडो टेक्निक कहती है आप 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का रेस्ट लो, फिर आप 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का रेस्ट लो। आप इस तरीके से पढ़ा करें, 50 मिनट स्टडी 10 मिनट रेस्ट, 50 मिनट स्टडी 10 मिनट रेस्ट, है ना? इस टेक्निक को बोलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जिसमें केमिकल चेंज ऑब्जर्व होता है। जैसे एसिडिटी, एसिडिटी का मतलब है एसिडिटी। एक बेस कितने OH आयंस देता है उसको कहा जाता है उसकी एसिडिटी। उसकी एसिडिटी क्या कहा जाता है? नंबर ऑफ OH आयंस। एक बेस कितने OH आयंस देता है उसको बोला जाता है उसकी एसिडिटी। उल्टा होता है वो, जैसे NaOH ये कितने OH आयंस देता है? हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, OH आयन एक देता है, ये इसकी एसिडिटी है। CaOH का होल ट्वाइस, ये कितने OH आयंस देता है? कितने OH आयंस देता है सॉल्यूशन में डालने पर? ये इसकी एसिडिटी है।
तो जो जितने OH आयंस देते हैं वही बोला जाता है। बेस की एसिडिटी निकाली जाती है, बेस की एसिडिटी निकाली जाती है, एसिड की बेसिसिटी निकाली जाती है। बेस की एसिडिटी निकाली जाती है, एसिड की बेसिसिटी निकाली जाती है। बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H आयंस। एक एसिड एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर कितने H आयंस लिबरेट करता है। जैसे HCl, इसकी जो एसिडिटी है ना, वो इसकी बेसिसिटी जो है वो 1 है। अगर मैं बात करूं एसिटिक एसिड, इसकी जो बेसिसिटी है ना वो भी 1 है। मैं बात करूं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की, इसकी बेसिसिटी 2 है। ये कितने H आयन देता है पानी में डालने पर? अरे भैया कितने H आयन देता है पानी में डालने पर? 2। H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, नाम याद कर लेंगे आप लोग, फॉस्फोरिक एसिड। ये सब मिस हो गया था थोड़ा सा, मैंने फिर पढ़ा दिया। फॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी जो है वो 3 है। HCl की बेसिसिटी, तो बेस के केस में एसिडिटी निकाली जाती है और एसिड के केस में बेसिसिटी निकाली जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोलना चाहूंगा, एसिड के केस में बेसिसिटी निकाली जाती है और बेस के केस में एसिडिटी निकाली जाती है। बोलो जल्दी। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, BaOH का होल ट्वाइस। तो एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर, एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर ये कितने OH आयंस देता है? तो एसिड के केस में बेसिसिटी निकाली जाती है और बेस के केस में एसिडिटी निकाली जाती है। ये नाम याद कर लेंगे आप, फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड। दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, है ना, विनेगर। उसको तो आप जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे एक और ले सकते हैं, HNO3, इसकी बेसिसिटी 1 होती है। एसिड के केस में बेसिसिटी निकालते हैं, बेस के केस में एसिडिटी निकालते हैं। चलिए ठीक है, कर लीजिए, रफ कर दे, समझ गए? इतना आप करिए, छोटा सा लेक्चर है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स टॉपिक डाल लीजिए। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 100% क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा सिग्निफिकेंट फिगर से। मान लीजिए सबसे पहले आपने एक ब्लॉक लिया, कोई भी ब्लॉक लिया, उसका मेजरमेंट किया, उसके मास का मेजरमेंट किया। सुनना बहुत ध्यान से, उस ब्लॉक के मास का मेजरमेंट किया। आपने उस ब्लॉक का मास मेजर किया और वो आ रहा था 5.6 kg। मान लीजिए आपने कोई ब्लॉक का मेजरमेंट किया, उसका मास आ रहा था 5.6 kg। जब मास 5.6 kg आ रहा था, अब मान लो मैंने मेजर किया 5.6 kg मास आ रहा था। अब आपको इस पर विश्वास नहीं हुआ, आपने इसको मेजर किया तो मास आ रहा था 5.5 kg। फिर आपका एक दोस्त है, उसने भी इसको मेजर किया तो मास आ रहा था 5.7 kg। तो आप एक चीज गौर कर रहे हैं, इस मेजरमेंट में एरर कितने का आ रहा है? ±0.1 का एरर आ रहा है। मतलब इतना ज्यादा भी हो सकता है, इतना कम भी हो सकता है।
सॉरी बच्चों, अर्जेंट कॉल। सॉरी बच्चों, पढ़ाई के बीच में 5-10 मिनट एरर आ रहा था इतना का +-0.1 का। क्या कहने का मतलब है इस एरर का मतलब क्या है? इतना ज्यादा भी हो सकता है, इतना कम भी हो सकता है। इस रिजल्ट में इतना ज्यादा भी हो सकता है, इतना कम भी हो सकता है। पहली चीज आपको मैं बता दूं, ये रिजल्ट जो मैंने मेजर किया है, उसको मेजर करते वक्त मेरा फुल डेडिकेशन था। इस रिजल्ट को मेजर करते वक्त मेरा इंस्ट्रूमेंट भी बिल्कुल सही था। तो कितने का एरर आ सकता है? +-0.1 का। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप रिजल्ट निकालो 4.4 आ जाए, इतना वेरिएशन नहीं आ सकता। मैंने ये जो रीडिंग ली है बिल्कुल सही तरीके से ली है, अपने होशो हवास में ली है। मैंने ये जो रीडिंग ली है फुल डेडिकेशन से मेजर की है। तो जब मैंने इस रीडिंग को फुल डेडिकेशन से मेजर किया तो इसकी कितनी आ रही थी वैल्यू? कहने का मतलब है इस रिजल्ट के अंदर जो ये 5 है, ये 5 जो है, ये 5.6 जो है मैंने लिखा था, जो मैंने मेजर किया था 5.6 kg ब्लॉक का मास, उसमें जो ये 5 डिजिट है ये फिक्स है। मतलब जब भी आप मेजरमेंट करेंगे इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये फिक्स है, ये ऑलवेज सेम रहेगी। 5 तो चेंज हो ही नहीं सकती, नो चेंज, ये गारंटी देता हूं। ये डिजिट तो फिक्स रहेगी, मतलब ये डिजिट फिक्स रहने का मतलब है ये डिजिट सर्टेन है, ठीक है। ये वाली जो डिजिट है, ये वाली डिजिट में वेरी एरर आ रहा है +-0.1, मतलब ये 0.1 ज्यादा भी हो सकती है, 0.1 कम भी हो सकती है। कहने का मतलब है ये वाली डिजिट अनसर्टेन है, ये वाली डिजिट अनसर्टेन है, सही, ये वाली डिजिट अनसर्टेन है। सुना ध्यान से। अगर मान लो मैंने मेजरमेंट ऐसे किया होता, मैंने ब्लॉक का मास मेजर ऐसे किया होता 5.56 kg, 5.56 kg, तो इसमें जो एरर आता मेरे प्यारे बच्चों, वो आता +-0.01 का। कैसे? आपने मेजर किया तो मान लीजिए मास हो गया 5.57 kg, या आपने मेजर किया तो मास हो गया 5.55 kg। कहने का क्या मतलब है? ये वाली डिजिट भी फिक्स है, मतलब ये वाली डिजिट भी सर्टेन है, ये वाली डिजिट भी सर्टेन है, ये वाली डिजिट भी सर्टेन है, मतलब ये फिक्स रहेगी। और जो ये वाली डिजिट है, ये वाली जो डिजिट है 6, ये वाली जो डिजिट है, ये सुन रहे, 5 वाली डिजिट सर्टेन है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा मेजरमेंट करते वक्त। जब आप मेजर करेंगे इंस्ट्रूमेंट से, ये वाली डिजिट भी सर्टेन है, ये वाली डिजिट जो है ये अनसर्टेन है, ये वाली डिजिट अनसर्टेन है। कहने का मतलब है इस वाली डिजिट में जब आप मेजर करेंगे तो इसमें एरर आ सकता है, या तो इससे रिजल्ट 1 ज्यादा हो सकता है, 0.01 ज्यादा हो सकता है, 0.01 कम हो सकता है। अभी तो मैंने बताया, आपने मेजर किया तो मान लो हो सकता है 5.57 kg आ जाए, आपने मेजर किया तो हो सकता है 5.55 kg आ जाए, सही है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि आपका रिजल्ट आ जाएगा 5.49 kg, ऐसा इतना वेरिएशन नहीं आता, इतना वेरिएशन नहीं आता। सुन लिया? इतना वेरिएशन नहीं आता, जल्दी से नोट करो, इतना वेरिएशन नहीं आता। सिग्निफिकेंट का लेना देना मेजरमेंट से है ना, इसमें 2 वर्ड पढ़े जाते हैं, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ड्रॉप कर दूं, ठीक है, इतना नोट किया। मान लीजिए आपने एक पेन की लेंथ नापी, एक पेन की है ना, और उस पेन की लंबाई थी 13.28 मीटर सेंटीमीटर। मैंने एक पेन की लंबाई नापी 13.28 सेंटीमीटर, 13.27 सेंटीमीटर, ठीक। अब आपने मान लो आपने उसकी, आपको विश्वास नहीं हुआ तो आपने मेजर करी तो लंबाई आ रही थी 13.28 मीटर। फिर आपके दोस्त ने मेजर किया तो लंबाई आ रही थी 13.26 मीटर, ठीक है, सही है। अब जरा मुझे बताओ, ये 1 क्या है? सर्टेन है। ये 3 क्या है? सर्टेन है। ये 2 क्या है? सर्टेन है। जो लास्ट डिजिट होती है वही अनसर्टेन होती है। ये लास्ट डिजिट क्या है? अनसर्टेन है।
पता इसमें कितने का एरर आ रहा है? इसमें जो एरर आ रहा है, मेजरमेंट में जो एरर आ रहा है वो आ रहा है ±0.01 सेंटीमीटर का। या तो इतना ज्यादा हो सकता है या इतना कम हो सकता है। तो असली में सिग्निफिकेंट फिगर है क्या? असली में सिग्निफिकेंट जो फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर में बताते क्या? दीज आर द मीनिंगफुल डिजिट व्हिच आर नोन विद सर्टेनिटी। एक तो डेफिनेशन ये है किसी भी मेजरमेंट में, these are the meaningful digit, these are the meaningful digit known with certainty, known with certainty। किसी भी मेजरमेंट में वो मीनिंगफुल डिजिट जो नोन होती है सर्टेनिटी के साथ। एक और डेफिनेशन है एनसीईआरटी में सिग्निफिकेंट फिगर की, सर्टेन डिजिट प्लस अनसर्टेन डिजिट का जो सम है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर बताते हैं। सर्टेन डिजिट प्लस अनसर्टेन डिजिट का जो सम है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर बताते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर की जो डेफिनेशन है वो मैं लिख देता हूं। एक सर्टेन डिजिट एंड अनसर्टेन डिजिट, मेरी डेफिनेशन है अनसर्टेन डिजिट का सम आपको देता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको क्या बताते हैं? सर्टेन डिजिट एंड अनसर्टेन डिजिट का सम आपको देता है, उसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब समझिए, द डिजिट व्हिच आर नोन विद सर्टेनिटी, दीज आर द मीनिंगफुल डिजिट नोन विद सर्टेनिटी। जल्दी से नोट कर लीजिए, दीज आर द मीनिंगफुल डिजिट व्हिच आर नोन विद सर्टेनिटी, प्लस मैं यहां पूरी डेफिनेशन लिख रहा हूं, प्लस वन विच इज uncertain, प्लस वन विच इज अनसर्टेन। तो किसी भी मेजरमेंट के अंदर कितनी मीनिंगफुल डिजिट है जो सर्टेन है और कितनी ऐसी डिजिट है जो अनसर्टेन है, उन दोनों का सम कौन देता है? सिग्निफिकेंट फिगर। सर्टेन डिजिट समझ में आ गई? जैसे 5.6 के केजी के अंदर जो मेजरमेंट में जो 5 है वो सर्टेन है, 6 सर्टेन नहीं है, ये अनसर्टेन है। तो हर समय जो एंड डिजिट होती है ना वो अनसर्टेन होती है, जो एंड डिजिट होती है वो अनसर्टेन होती है। तो किसी भी मेजरमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर आपको ये बताते हैं कितने डिजिट सर्टेन है और कितने डिजिट अनसर्टेन है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो है सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट का सम। उसमें से एक ही डिजिट अनसर्टेन होती है, उसमें से एक ही डिजिट अनसर्टेन होती है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें से एक ही डिजिट अनसर्टेन होती है। जी मैंने ऐसा लिखा हुआ है। जैसे मान लो अगर मैं आपको दे दूं 7.032, ये भी सर्टेन है, ये भी सर्टेन है, ये भी सर्टेन है। जो लास्ट डिजिट होती है वो होती है क्या? अनसर्टेन। तो सिग्निफिकेंट फिगर यही तो बताते हैं, सर्टेन डिजिट प्लस वन अनसर्टेन डिजिट का सम बताते हैं, वही तो सिग्निफिकेंट फिगर बताते हैं। सर्टेन डिजिट प्लस वन अनसर्टेन डिजिट का सम बताते हैं। तो बताओ इसमें एरर कितने का आ सकता है? जल्दी बताओ एरर कितने का आ सकता है? एरर इस मेजरमेंट में एरर कितने का आ सकता है? सिर्फ इसमें ही तो प्लस माइनस 1 हो सकता है। तो इसमें जो एरर आएगा वो आएगा प्लस माइनस 0.001। इसमें जो एरर आएगा वो आएगा प्लस माइनस 0.001। बहुत सारे पॉइंट दिख रहे हैं, प्लस माइनस 0.001, सॉरी प्लस माइनस 0.001। इनको फाइंड करने के कुछ रूल होते हैं, इनको फाइंड करने के कुछ रूल होते हैं जो कि हम अगले टर्म पे पढ़ेंगे। इसको फाइंड करने के कुछ रूल होते हैं जो कि अगले टर्म में पढ़ेंगे। बेटा नोट कर लो, नोट कर लो। सर हो गया कंप्लीट। इसको फाइंड करने का अगले टर्म में पढ़ेंगे।